हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपके विद्युत धारा के चैप्टर में आपका ओरिजिनल टेस्ट होने वाला है कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। और आज देखेंगे हम विद्युत धारा के बारे में। एक्चुअल में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बल्ब जल रहा है ना, तो पहले मैं बल्ब जला के दिखाता हूँ आपको कि कैसे विद्युत धारा में आपको बल्ब जलता है। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे, सबसे पहले हमको ज़रूरत होता है बैटरी लेने की। मैं बैटरी ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक बल्ब ले लेता हूँ भाई। तो यहाँ से मैं यहाँ पे बल्ब ले लिया, ठीक है। इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं अभी थोड़ी देर अब में आप ये सीख पाओगे कि एक्चुअल में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कैसे होता है, एक्चुअल में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन से कैसे संभव है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक बल्ब को तार, बैटरी के तार से मैंने जोड़ देता हूँ। कि एक क्या किया, एक बल्ब को मैं बैटरी से जोड़ता हूँ और यहाँ पे जैसे ही बैटरी से मैंने जोड़ा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रॉन चलने लगा, आपको ये बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा के चैप्टर में इलेक्ट्रॉन का कितना रोल होता है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत ब्रीक तरीके से एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये होता है जैसे इलेक्ट्रॉन बहता है लेकिन इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। जैसे कन्वेंशनल में आप देख लो कि इस प्रकार से उल्टा बह रहा है, ये धारा बह रहा है, ठीक है। अब बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले हम आपको लेके चलते इस स्लाइड पे, ठीक है। कहाँ पे लेके चलेंगे? हम आपको स्लाइड पे लेके चलेंगे कि बल्ब कैसे जलता है, एक बैटरी से तार को जोड़ के बल्ब को कैसे जलाया जाता है। ये मैंने अभी अभी तक आपको मैंने दिखाया है। अब चलिए इसी पे जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सब क्वेश्चन को हम एक एक हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए कि निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यंजक है जो विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। तो व्यंजक के बारे में आपको बताना है। तो व्यंजक, ये देखिए क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है, ये 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जितना क्वेश्चन स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन जो होंगे, अपने आप को आपको टेस्ट करना है कि 2026 के क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 2026 के क्वेश्चन आपसे यदि बन रहा है तो आप सही ट्रैक पे हैं। आप देखिए ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यंजक जो विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। विद्युत ऊर्जा को दर्शाने का मतलब ये है भाई कि आपको सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को आप किसके द्वारा सूचित करोगे। तो विद्युत ऊर्जा मान लो कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की द्वारा सूचित कर रहे हो। ई बराबर होता है वी आई टी। आप कहोगे ई बराबर वी आई टी होगा सर, ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रिक ऊर्जा बराबर वी आई टी होगा, ये बात सही है या गलत है? अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे प्रमाणित करता हूँ। आप शक्ति, विद्युत शक्ति बराबर जानते हो V इक्वल टू आई होता है, माने P इक्वल टू वी आई होता है। अच्छा, यहाँ पे शक्ति बराबर ये भी आप जानते हो W बटा में T होता है, ठीक है। W बटा में T होता है। अब यहाँ से यदि W निकालते हो, कार्य निकालते हो, तो कहोगे P इंटू टी होगा सर, कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, P क्या है आपको यहाँ पे? शक्ति है ना, शक्ति में समय से गुना कराते हो तो क्या आ जाएगा? शक्ति के जगह पे क्या है? वी आई, और यहाँ से T गुना कराओगे तो वी आई टी आ जाएगा। यानी जो कार्य आएगा ये वी आई टी आ जाएगा। कार्य जो आएगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा? वी आई टी के बराबर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो, कार्य किसके बराबर आ जाएगा? वी आई टी के बराबर आ जाएगा। ये बात अभी तक आपको क्लियर हो रहा है। और यही कार्य तो ऊर्जा कहलाता है, ये भी बात आप जानते हो। यही कार्य क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। इसी कार्य को ऊर्जा आप कहते हो। तो ये भी हो गया एक प्रमाण, तो ये भी आ गया। अच्छा, दूसरा प्रमाण मैं ऐसे बता दूं आपको कि आप ये जानते हो कि सर भी बराबर हम जानते हैं W बटा में क्यू होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा में आवेश होता है। ये भी बात आप जानते हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, V बराबर W के जगह पे आप क्या करते हो? W को वैसे ही रहने दो, W ऊर्जा है। और यहाँ पे ऐसे कर लूँ मैं, यहाँ पे W बाई क्यू है, तो यहाँ से हम W निकालूँ तो आप कहोगे V इंटू क्यू आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, V इक्वल टू, तो आप बताओ यहाँ पे I, Q के जगह पे I इंटू टी कर दी क्या? तो ये जो कार्य आएगा ये भी वी आई टी आ रहा है, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में होता है। तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला मेरे भाई आएगा वो आएगा वी आई टी। बिल्कुल सही बात है सर, वी आई टी। अब आपको ये कंफर्म पता चल गया होगा कि पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है अपने पास, ये जवाब है आपका, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे भाई ये आएगा वी आई टी। क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, वी आई टी। अब ये यहाँ का एसआई मात्रक, विद्युत ऊर्जा हो या कोई भी ऊर्जा हो, उसका एसआई मात्रक हमेशा ही जूल होता है। तो जूल इसका एसआई मात्रक होगा। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि कौन सा कारक है जो एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यानी कि चालक जो तार होगा उसके प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। प्रभावित नहीं करता है, यहाँ पे देखना नहीं दिया हुआ है। तो देखिए लंबाई तो प्रभावित करता है, तापमान भी प्रभावित करता है, और पदार्थ की प्रकृति भी प्रभावित करता है। पदार्थ की क्या करता है? प्रकृति भी प्रभावित करता है। क्या नहीं करता है? वो विभव नहीं करता है। यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित आपको विभव नहीं करता है। बाकी सब आपका सही है, क्योंकि प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है मेरे भाई?
ये रो एल अब बटा में होता है ए। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे क्षेत्रफल है सर, ठीक है। तापमान मतलब यहाँ पे तापमान तो प्रभावित करता है, ये चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। यहाँ पे विभव होगा जो प्रभावित नहीं करता है। क्लियर है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे करें कि आदर्श एमीटर में क्या होता है। देखो आदर्श जो एमीटर है ना, आदर्श एमीटर में प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श जो एमीटर लोगे, आदर्श एमीटर की बात करते हो, आदर्श एमीटर जब लोगे ना तो एमीटर क्या करता है कहोगे, धारा मापता है सर। और धारा कब सही होगा, धारा कब ज़्यादा होगा, जब प्रतिरोध कम होगा सर। प्रतिरोध कहोगे कम होगा, यानी प्रतिरोध का मतलब होगा धारा में नुकसान, जिसको उसमें ही ऊर्जा में बदल देता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर प्रतिरोध का एक्चुअल जो मतलब होता है वो प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा में रुकावट, धारा में बाधा, ठीक है। तो धारा में बाधा को प्रतिरोध कहते हो। तो यहाँ पे बात ये आता है कि धारा ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होना चाहिए। एमीटर सही एमीटर आप ले रहे हो तो उसमें धारा का मान आपको हमेशा ही ज़्यादा आना चाहिए, तभी तो आपको आपका जो रीडिंग आएगा वो एकदम सही आएगा। तो रीडिंग सही लाने के लिए आपको यहाँ पे धारा ज़्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध एकदम जीरो होना चाहिए, तो प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर क्या मापता है मेरे भाई। आप कहोगे सर वोल्ट जो मीटर होता है ये मापता है विभवांतर को, और जैसे वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा तो ये भी आदर्श वोल्ट मीटर भी होगा इसमें। कहोगे बिल्कुल होगा सर। जब आदर्श वोल्ट मीटर के बारे में आपसे बात किया जाए तो आप कहोगे कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है सर, या आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा। तो अनंत यहाँ पे देखो प्रतिरोध किसका होता है, ये वोल्ट मीटर का होता है, वोल्ट मीटर का होता है, ठीक है। एमीटर का क्या होगा, शून्य प्रतिरोध होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन अपने पास है कि समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कैसा रहता है। आपको ये बताना है कि आपका तुल प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तुल प्रतिरोध क्या होता है, कैसा आता है, ये बात आपको जानना है, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे सही सी बात हम करेंगे कि समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध घटता है। यहाँ पे क्या होगा, घट जाता है। घटेगा क्यों मेरे भाई, देखो समानांतर प्रतिरोध में ये इस प्रकार से होता है। कैसे होता है कहोगे, यदि तुल प्रतिरोध निकालना है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे जब मैंने बाटा में करोगे तो ऊपर में चला जाएगा R1 R2 होगा सर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। यहाँ पे एलसीएम ले लो R1 R2 का, तो ऊपर में कहोगे सर R2 प्लस R1 होगा। बिल्कुल सही बात है। 1/R, यहाँ से यदि पलट देते हो तुल प्रतिरोध निकालोगे तो यह भी पलट जाएगा, कहोगे R1 R2 बाटा में क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ से जब निकालते हो तो कम आता है, लेकिन श्रेणी क्रम में जब बात करोगे, जब बात किया जाएगा श्रेणी क्रम किसकी बात किया जाएगा, श्रेणी क्रम की बात किया जाएगा तो इसमें बढ़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि किस क्रम में दो प्रतिरोध को लगाएंगे ताकि प्रतिरोध का मान ज़्यादा आए, किस क्रम में जोड़े ताकि प्रतिरोध का मान कम आए। तो ये बात आपको डिपेंड करता है वो किस पे, वो आपके क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, धात्विक चालक में धारा प्रभावित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो चालक में देखिए, अब यहाँ पे बात ध्यान सुनिएगा। चालक की जब बात करेगा मेरे भाई, तो चालक की बात करेगा तो धारा प्रवाह जो कराता है, जो धारा का वाहक होता है, आवेश का वाहक होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अर्धचालक की जो बात करेगा मेरे भाई, अर्धचालक की जो बात आएगा तो अर्धचालक में क्या होगा, होल भी होता है, होल भी होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये भी बात होगा, फिर इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य की बात जो करेगा, विद्युत अपघट्य की जब बात करेगा, विद्युत अपघट्य की जब बात करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आयन होगा, ऋण आयन और धन आयन दोनों होगा। तो यहाँ पे ऋण आयन होगा, ठीक है। बात सबको समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। आगे क्वेश्चन है कह कि धारा घनत्व जे विशिष्ट चालकता सिग्मा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे जो संबंध आता है, ये धारा घनत्व बराबर जो होता है, ये होता है सिग्मा इंटू के ई, सिग्मा इंटू के ई। आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे कहता है कि ओम के नियम तब नहीं लागू होता है जब तापमान बदलता हो, तापमान स्थिर रहता हो, विभवांतर बदलता हो। तो यहाँ पे सही उत्तर है, ओम के नियम तब नहीं लगता है जब तापमान बदलता है। जब तापमान बदलेगा तो ओम के नियम नहीं लगेगा। ताप के मान में बदलाव होने के कारण प्रतिरोध के मान में बदलाव होगा, और जब प्रतिरोध के मान में बदलाव होगा तो ओम के नियम वहाँ पे नहीं लगता है। ओम के नियम तब नहीं लगेगा जब आपको तापमान में बदलाव होगा। क्लियर है। अब देखो
अब आपके पास में क्या होगा, अब यहाँ पे जो जानना है, ये क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि आंतरिक प्रतिरोध आर का एक ऐसा सेल प्रतिरोध आर हो, माने कि सेल का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है, बाह्य प्रतिरोध है, और आर में अधिकतम धारा आपको कब चाहिए। देखिए आर में अधिकतम धारा चाहिए यानी कि मैक्सिमम चाहिए, जब धारा का मान मैक्सिमम तब होगा जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा। ये धारा अधिकतम तब होगा जब प्रतिरोध न्यूनतम होगा। और इस सब ऑप्शन में देखोगे प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा है आंतरिक प्रतिरोध से, तो ये भी नहीं, इसमें धारा कम आएगा। ये बोला तो चलो ठीक है, कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर होगा, तो ये भी बात यहाँ पे है। सबसे कम आर देखो यहाँ पे है R/2, यानी कि ऑप्शन आपका ये होगा। इसमें से नन ऑफ दिस भी बना सकते हो ऑप्शन। यानी कि सुनो, कैपिटल आर का मान बहुत कम करोगे ना तब धारा का अधिकतम मान आएगा, कैपिटल आर का मान बहुत कम करोगे तब धारा का अधिकतम मान आएगा, तो ये बात आपको देखना रहेगा, ठीक है। अब चलो, तो यहाँ पे ये चीजें हो गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, करा कि किसी चालक से प्रवाहित धारा, किसी भी चालक से जो प्रवाहित धारा आई है उसका क्या फार्मूला होता है। आई बराबर होता है NEA/VD, आई बराबर ये फार्मूला होता है। तो अब आपके पास ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब चलो, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की बीमा आपको बतानी है, विद्युत वाहक बल की बीमा बतानी है। तो विद्युत वाहक बल आप ये जानते हो, V बराबर क्या होता है, W बटा में Q होता है। क्लियर है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ये बात आपको क्लियर है ना कि V बराबर W/Q होता है। अच्छा, W कार्य है तो इसका बीमीय सूत्र आपको पता है, mL² T⁻⁻2 होता है, और आवेश होता है तो इसका AT होता है। ऊपर में जाएगा तो देखोगे mL² T⁻⁻3 और A⁻⁻1 आएगा। बात सही है सर, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख लो यहाँ पे क्या फार्मूला आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन आएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलो आगे में क्वेश्चन जो है अपने पास, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध ρ हो, तब क्या फार्मूला बनेगा। तब आपका फार्मूला जो होता है, आप देखोगे कि जो R होता है समानुपाती होता है L के, R जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। अब यहाँ से जो फार्मूला आएगा ये R होगा L/A के। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक जुड़ता है, वो रो L/A होगा। तो यहाँ से R का जो फार्मूला आता है ρL/A, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ρL/A होगा। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन पे आप देखोगे, कह रहा है यहाँ पे, सुनो अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के SI मात्रक बताओ। तो विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि आप यहाँ पे कहोगे विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, RL अब बट्टा में A होता है, RA बट्टा में L होता है, ठीक है। क्या होता है, RA अब बट्टा में L होगा। तो R का प्रतिरोध का मात्रक लोगे तो ओम, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, लंबाई है तो इसका भी मीटर लोगे तो मीटर एगो काट देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो ओम मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे ओम मीटर राइट आंसर होगा, ठीक है। ओम मीटर सही उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला जो क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा निकालना है, बीमीय सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध, आप देखो यहाँ पे रो बराबर क्या होता है मेरे भाई, कहोगे RA अब बटा में L होगा सर, RA बटा में L होगा। अब प्रतिरोध का निकालना है, तो प्रतिरोध के कैसे निकालोगे, अब ध्यान से सुनना। विभव के आपने निकाला था, तो आप R इक्वल टू क्या जानते हो, V बटा में I जानते हो। क्लियर है क्या, I इक्वल टू मान V इक्वल टू IR होता है, तो R बराबर V बटा I होगा, और V का तो अभी निकाले ना, mL² T⁻⁻3 A⁻⁻1 ये जानते हो, W/Q होता है। और यहाँ पे I है तो I का A होगा सर, A होगा, ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा mL² T⁻⁻3 A⁻⁻1, ये R क्या है। और इस R में एक और आप देखोगे यहाँ पे आता है ना, ये R, ये प्रतिरोध के मापोगे तो यहाँ पे ओम मीटर आता है, ओम मीटर। ओम के लिए लिख लो कितना होगा, हो mL² T⁻⁻3 A⁻⁻1, और मीटर है तो मीटर के लिए क्या आ जाएगा, L, एगो आ जाएगा L। तो L आ गया, यहाँ पे मीटर है एक और ओम मीटर। तो अब क्या कहोगे, mL⁻3 T⁻⁻3
और ए के पावर माइनस के एक आएगा, तो यहाँ पे 3 गो हो जाएगा। ये बीमीय सूत्र आ रहे हैं, और ये बीमीय सूत्र किसका होगा आप ये बताओगे मेरे को, आंसर आप कितना होगा, तो 13 वाला आएगा, 13 और 21। अब देखिए यहाँ पे कितना है 13, ए के पावर माइनस 2 नहीं होगा, ए के पावर माइनस 2 हाँ होगा ना, यहाँ पे ए के पावर माइनस 2, 1 मिनट देख लेते हैं, ए के पावर माइनस 2 यहाँ पे तो ठीक है। अब यहाँ पे ए के पावर भी क्या हो गया है, हाँ ए के पावर माइनस के 2 यहाँ पे तो रहेगा ना, ए के पावर माइनस 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ए के पावर माइनस 2 रहेगा, तो ए के पावर माइनस 2 यहाँ पे, ए के पावर माइनस 2, ठीक है, तो ए के पावर माइनस 2 कहाँ पे आ रहा है देख लो यहाँ पे, तो ये कहोगे आपका ऑप्शन हो जाएगा एल स्क्वायर। ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन पहला दिया है, यानी कि पहला आपका राइट आंसर होगा, पहला वाला ही राइट आंसर आपका होगा। क्लियर है। अब देख लो, कर ह्वीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, किसका तुलना कराया जाता है, ह्वीटस्टोन सेतु में क्या तुलना कराया जाता है, क्या तुलना कराते हो ये बता दो। तो ह्वीटस्टोन सेतु में जो भाई तुलना आप कराते हो वो तुलना क्या होता है, देखो ह्वीटस्टोन सेतु में तुलना करते हो तो प्रतिरोध का तुलना कराते हो, प्रतिरोध का तुलना कराते हो, तो यहाँ पर राइट आंसर प्रतिरोध होगा। अब देखो प्रतिरोध को तुलना कराते हो ह्वीटस्टोन में। अब बात यहाँ पे एक करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे हम ये करने वाले हैं कि किसी विद्युत परिपथ का ऐसा गुण बताना है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ का एक ऐसा गुण बताओ जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे, कह रहा है कि ऐसा आपको गुण बताना है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दे। विद्युत परिपथ का एक ऐसा गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो वो प्रतिरोध होता है। वो कौन सा गुण होता है भाई, वो प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, प्रतिरोध आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप देखोगे ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। ताप जैसे बढ़ेगा अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। तो ताप जैसे बढ़ता है ना, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध, अर्धचालक है तो ताप बढ़ने से प्रतिरोध अर्धचालक का घटता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अर्धचालक का घटेगा। अब ध्यान सुनना, अर्धचालक का ताप बढ़ाओगे ना, ताप बढ़ाओगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है ये घटता है अर्धचालक का, लेकिन जब ताप बढ़ाओगे तो चालक का जो प्रतिरोध होता है ये बढ़ता है। ताप बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध, तो ये चालक हो गया, ये चालक के लिए हो गया, ये अर्धचालक के लिए होगा। प्रतिरोध घटेगा अर्धचालक के लिए हो गया, प्रतिरोध घटेगा तभी तो बढ़ेगा, तो ये प्रतिरोध घटता है। क्लियर है। अब देखो आगे आपके पास क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही आपका फार्मूला है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही फार्मूला आपको बताना है। तो सही फार्मूला जो होगा अभी मैंने बताया, प्रतिरोधकता रो बराबर होता है आर ए बटा में एल। आर ए बटा में एल होता है, तो यहाँ पे कहोगे आर ए बटा में एल होगा सही उत्तर, ठीक है। विद्युत वाहक बल की इकाई आपको बताना है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, कोई माने विद्युत वाहक जो बल होगा उसका इकाई क्या होगा ये बताना है। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल एक विभव होता है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका इकाई क्या होगा, वोल्ट होगा, जिसको ई द्वारा सूचित करते हो। नॉर्मली क्या करते हो, ई के द्वारा सूचित करते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। अब चलो अब आगे हम कहते हैं करा कि विद्युत वाहक बल की इकाई हो गया। अब क्वेश्चन जो अपने पास है कर वोल्ट मीटर क्या मापता है। वोल्ट मीटर से क्या मापोगे, विभवांतर ही तो मापे हो, वोल्ट मीटर से क्या मापोगे मेरे भाई, कहोगे वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापेंगे। सर बिल्कुल सही बात है, वोल्ट मीटर से आप विभवांतर को माप दोगे। क्लियर है। अब देख लो आगे जो क्वेश्चन है अपने पास करें कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध आपको बताना है। तो क्या होता है संबंध, यहाँ पे देखो, यहाँ पे संवहन वेग है, कहो हाँ सर, और ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपका समानुपाती होता है। ये बात को क्लियर कर लो कि ये समानुपाती होता है सर, ठीक है, ये समानुपाती होता है। ओके आगे बढ़ लो। कह रहा है कि चालक में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ये बताना है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इसको करोगे सॉल्व, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आप रटा रटा ऑब्जेक्टिव को आप नहीं कर सकते, जो आप रटते हो ऑब्जेक्टिव जो करके जाते हो सीधा सीधा जो आता है एसआई मात्रक पे बीमीय सूत्र पे, वो सब नहीं आएगा। अब आपकी चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें बदलेंगे। अगले बार, इस बार भी बदला था, अगले बार भी बदल जाएगा, तो चीज़ें आपको बदल के आपके एग्जाम में आने वाली है। तो इस बात से आप अवगत रहिए, पहले से आप तैयार रहिए कि आपके क्वेश्चन उस प्रकार से आएगा तो आप कैसे करिएगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, कर एक चालक में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड, यानी कि आपको टी बराबर दे दिया 1 सेकंड, टी बराबर क्या दिया 1 सेकंड। कर कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप जानते हो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है। फार्मूला आप जानते हो, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। अब एम्पियर की धारा का मान दे दिया है, आई का भी मान दे दिया है मेरे भाई। आई बराबर कितना दिया है, कहोगे 3.2 एम्पियर दिया है, बिल्कुल सही बात है। आई का मान कितना दिया है, 3.2 एम्पियर दिया, आई का भी मान। अब चलो इसमें क्या निकालना है, हमको एन का मान चाहिए, तो एन बराबर हम निकाले तो आप कहोगे क्यू अब बट्टा में ई होगा, ठीक है। क्यू बराबर आई इंटू के टी कर सकते हो क्या, बोलो सही बात है सर। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप जानते हो, ठीक है। क्लियर है, आप बताओ है क्लियर नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप एम्पियर के कितना दिया है, धारा कितना दिया है, 3.2 एम्पियर, तो 3.2 एम्पियर अब बटा में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम, ये भी बात सही है, कहोगे हाँ सर सही है, ठीक है। अब बात कर लो कि ये 16 दूनी 32 होगा क्या, पॉइंट में कटेगा, तो आप कहोगे 2 गुना 10 के पावर 19 सर, 2 गुना 10 के पावर कितना आएगा 19, यानी कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ गया, कितना न्यूट्रॉन बहेगा, कहोगे 2 गुना 10 के पावर 19 बहेगा, 2 गुना 10 के पावर 19 प्लस के आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन है करा कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सभी धाराओं के बीच गणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब बात इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ कि ये किस नियम से होता है, तो किरचॉफ का नियम होता है। किरचॉफ का नियम आप जानते हो, किरचॉफ 2 गो नियम दिया था, किरचॉफ ने कितना नियम दिया था मेरे भाई, 2 नियम दिया था। प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम जो नियम होता है ये संधि का नियम कहा जाता है, इसी को धारा का नियम कहा जाता है। और ये क्या कहता है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगा, यानी कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो ये नियम कहता है कि I1 प्लस I2 अब बराबर होगा I3 के, ये बोलता है धारा के नियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये पास का नियम होता है, ये पास का नियम होता है। अब बता देते हैं धारा के नियम में क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है, यहाँ पे क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है, और ये पास के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है, ये क्या रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहता है, ये बात ध्यान रखना होगा। तो यहाँ के धारा के नियम से आपको किसी भी परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होगा मेरे भाई, वो कहोगे आपका होगा यहाँ पे शून्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ लो, कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्यों किया जाता है, कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कब करोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कब करोगे, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करोगे ऊंच एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापन में, ऊंच एवं माने कह रहा है कि ऊंच एवं अल्प यानी कि कम और ज़्यादा दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापने के लिए आप करोगे, ठीक है। दोनों प्रकार के प्रतिरोध को आपको मापना होगा, तो ये काम आप करोगे, ठीक है। करा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, कब होता है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो होगा उसमें ऊर्जा में होगा, तो क्यों होगा, कैसे होगा, विद्युत ऊर्जा का कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में कैसे करोगे, तो देखो इसमें कहोगे जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है, तो ठीक है, प्रतिरोध से जब धारा प्रवाह होगी तो ये भी बात आपका सही हो जाएगा कि प्रतिरोध से धारा होगी प्रवाह तो प्रतिरोध रोकेगा, तो वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगा, बात सही है। अच्छा, करा कि जब केवल असमान धातुओं की संधि से धारा प्रवाहित होगी, तो ये भी बात सही है, यानी कि उपरयुक्त में से दोनों दशाओं में आप कहोगे कि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है, सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब कह रहा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, सर विद्युत जो धारा होता है उसका मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक सब लोग जानते हैं एम्पियर होगा, ये इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो निर्भर किस पे करेगी, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करेगी, तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होगा लंबाई पे निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तापक्रम पर, ऊपर के सभी पर, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये बात निर्भर करता है, प्रतिरोधकता करता है, क्या बोला है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, ध्यान सुनो, करा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करता है, लंबाई पे करता है प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापक्रम पर, किस पे करता है, कारण निर्भर किस पे करता है, ठीक है। प्रतिरोधकता किसी चालक के किस पे निर्भर करता है, अच्छा इसको ना आप क्या करोगे, ऊपर के सभी पे निर्भर करेगा, तापक्रम पे निर्भर प्रतिरोधकता करता है क्या,
यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करता है, ये क्वेश्चन का ना सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना, ठीक है, और नहीं तो मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा। ऐसे सही उत्तर इसका आपको बता देते हैं कि कह रहा कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध की बातें नहीं कर रहा, प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पे, तो लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि उस पर प्रतिरोध करता है ना, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती हो, प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो इस पे तो निर्भर नहीं करेगा। अच्छा, निर्भर किस पे करे, उपरयुक्त में से सभी पे नहीं, तो यहाँ पे तापक्रम आपका राइट आंसर होगा। तापक्रम यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर है, तापक्रम आपको सही उत्तर यहाँ पे मार लेना होगा, ठीक है। अब देखो, नीला नीला रंग के लिए प्रतिरोध का कलर कोड। अब बताओ, आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप ये ट्रिक याद है क्या? बीबी रॉय, ये ट्रिक याद है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ, ये बात याद है? अब देखो, बी से क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे बी से होता है ब्लैक, बी से ब्लैक, ये बी से होते हैं ब्राउन, ये आर फॉर होता है रेड, ओ फॉर होता है ऑरेंज, वाई फॉर होता है येलो, और जी फॉर होता है ग्रीन, बी फॉर होता है ब्लू। अब ठीक है, हैज यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसका कुछ नहीं करना। वी फॉर होता है वॉयलेट, जी फॉर होता है ग्रे, और यहाँ पे होगा वाइट, ठीक है। इस तरह से होगा। अब कोड आप कहोगे, यहाँ पे कोड डालोगे, तो कोड आप ऐसे डाल लो, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे होगा 5, ये 6 7, ये 8, और ये हो गया 9, ठीक है। और नो कलर रहेगा, सुनो, नो कलर रहेगा तो जो सहनशीलता होता है वो होता है प्लस माइनस के, नो कलर के लिए होगा प्लस माइनस के 20%, और सिल्वर कलर रहेगा, सिल्वर रहता है, चौथा पट्टी सिल्वर रहता है, तो ये 10% होगा। और यदि गोल्ड कलर रहता है, गोल्डन रहता है, तो ये होगा प्लस माइनस के 5%, प्लस माइनस के 5% होगा यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर कह रहा है नीला रंग के लिए, आपका सही उत्तर क्या होगा? 6 आपका सही उत्तर होगा। नीला रंग के लिए पूछेगा तो 6 आप सही मार दीजिएगा। क्लियर है क्या? बताओ जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता के लिए आपको बताना है कि गतिशीलता के लिए कौन सही है, फार्मूला क्या होगा गतिशीलता के। तो फार्मूला जो होता है माने ये आपका गतिशीलता के, वो होता है गतिशीलता में बराबर होता है VD बटा में E, VD बटा में E। क्योंकि आप ये जानते हो कि जो हमारे पास ये आता है VD जो आता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है, और ये जो VD होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह जो हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है, म्यू आई इंटू के E करते हो, तो यहाँ से म्यू निकालते हो तो यहाँ पे आ जाएगा VD बटा में E, यही फार्मूला आपको आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, आपको ये बताना है। धारा घनत्व बराबर आपका जे, धारा घनत्व को जे द्वारा सूचित करते हैं। धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा में क्षेत्रफल, धारा बटा में क्षेत्रफल। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा? धारा बटा में क्षेत्रफल, तो धारा बटा में क्षेत्रफल होगा धारा घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है, धारा घनत्व का। अब सुनना, एक और बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको ये बता दूं कि जो विद्युत धारा होता है ना, ये अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसा राशि है? ये अदिश राशि है। लेकिन धारा घनत्व जो होगा ये सदिश राशि है। धारा घनत्व जो पूछेगा तो धारा घनत्व जो कहेगा तो ये सदिश राशि है। ये बात आपको जानना होगा, बहुत जरूरी है, ये चीजें आप जान लो, सीख लो, ठीक है। अब आगे कर लो। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? तो भाई देखो, प्रतिरोधों का जब संयोजन आप करोगे तो संयोजन 2 प्रकार से होता है। संयोजन 2 प्रकार से करते हो। कहोगे एक श्रेणी क्रम में करते हो सर, किसमें करते हो? श्रेणी क्रम में करते हो। और दूसरा किस में करते हो भैया? समानांतर क्रम में करते हो, समानांतर क्रम में करते हो। तो समानांतर यहाँ पे आ रहा है ना, आंतर टाइप के आ रहा है, तो यहाँ पे विभवांतर और समानांतर में देखो लास्ट में आंतर आ रहा है, विभवांतर, ऊपर में नांतर टाइप के, समानांतर और विभवांतर, नांतर आ रहा है। तो समानांतर में विभवांतर समान होता है, श्रेणी में क्या होगा भैया? आवेश होगा समान, धारा समान होगा। श्रेणी में क्या होगा? धारा समान होगा।
तो आपको कह रहा है कि कौन से राशि समान होता है श्रेणी क्रम में, तो धारा होता है। और विभवांतर किस में समान होता है, यह समानांतर क्रम में होता है विभवांतर समान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, करा कि टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चला उत्पन्न उष्मा H बराबर होता है, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी होता है। बिल्कुल सही बात है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई स्क्वायर आर टी होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब होगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब देख लो आगे। आगे क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला क्वेश्चन कर कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड बताना है। तो हरे रंग का हरा रंग का कोड क्या होता है बताओ। बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइब। तो हरा रंग के का होगा 5 होता है। और ब्लू किसका होता है, ये ब्लू का हो गया, यानी कि नीला का ये होगा। अच्छा, नीला के ये होगा। अब सुनो, बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइब। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ लो। करा कि किरचॉफ का पास का नियम, द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पे, तो यहाँ पे ऊर्जा होता है, ऊर्जा संरक्षण होता है। आवेश कहाँ पे संरक्षित रहता है भाई, आवेश संरक्षण रहता है प्रथम नियम पे, प्रथम नियम पे होगा। और द्वितीय नियम में क्या रहता है, ये पास का नियम कहा जाता है। तो द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है। ठीक है, द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षित रहता है। प्रथम में केसीएल जिसको कहते हैं उसमें क्या रहता है, आवेश रहता है संरक्षित। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ ले। आगे करा कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब है, यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा। तो देखो, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, प्रतिरोध को जोड़ते हो श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 जोड़ते हो। लेकिन जब शक्ति की बात आता है तो प्रतिरोध का उल्टा होता है, शक्ति का जोड़ोगे तो यहाँ पे समतुल्य निकालोगे तो 1/P बराबर होगा 1/P1 प्लस 1/P2। तो यहाँ से निकालोगे तो P1 P2 आपको आएगा, यहाँ पे P1 P2। तो यहाँ पे कहोगे P2 प्लस के P1 होगा। सर क्लियर है। अब यहाँ से 1/P बराबर है, तो हम P निकालेंगे उल्टा, जब इसको करेंगे तो ये भी उल्टा होगा। सर कहोगे P1 P2, अब बट्टा में P1 प्लस P2 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो दोनों को, कहोगे 60 वाट रखेंगे सर, यहाँ पे 40 वाट रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 60 प्लस 40 100 करेंगे, तो यहाँ पे 2400। अब बट्टा में कितना होगा, हो 100। यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा तो आपको निकल के क्या आएगा, 24 वाट आएगा। 24 वाट आपका राइट आंसर होगा। देख लो आपको आ रहा है क्या, 24 वाट। 24 वाट आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, 24 वाट इसका क्या राइट आंसर 24 वाट होगा। ठीक है, आगे बढ़ लो। देखो इसमें 70 और 70 71 क्वेश्चन है बच्चे। यदि 70 71 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो हर टाइप के एग्जाम में आपको ये मन हेल्प करेगा। आपके कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो उसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान आपको बताना है कि पीला रंग का मान क्या होगा। पीला रंग का मान जो करोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो आप ऐसे करते हो ना, बीबी रॉय। आप देखो ये 5 नंबर पे आता है, ए 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और ये 4। तो आपको यहाँ पे येलो का क्या कलर हो जाएगा भाई, येलो का आपका कलर जो हो जाएगा येलो वाला, ये हो जाएगा आपका 4। येलो का क्या हो जाएगा मेरे भाई, येलो का होगा आपका 4। क्लियर है। अब देख लो, आगे बढ़ लो। करा कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पियर की धारा है और एक तार से कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तार का विभवांतर 15 वोल्ट है। तो संपन्न कार्य बताना है, ऊर्जा बताना है, आपको कितना ऊर्जा होगा ये बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा आप कितने सेकंड तक बढ़ा, 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तार का विभवांतर 15 वोल्ट है। तो संपन्न कार्य का मान आपको बताना है कि कितना संपन्न कार्य होगा। अब समझना, P बराबर आप जानते हो, P बराबर होता है W/T। कहो हाँ सर होता है। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो अब हम यहाँ से W निकाले, कार्य बताना है ना, कार्य W बराबर कहेंगे तो P इंटू के T होगा। अब यहाँ पे P बराबर होता है VI इंटू के T, W बराबर क्या होगा VIT। अब देखो क्या दिया है, 10 एम्पियर की धारा है, 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है, विभवांतर 15 वोल्ट है। तो 15 वोल्ट, धारा कितना है 10 एम्पियर और समय कितना है 10 सेकंड। तो आप देखोगे 1500 होगा, 1500 जूल आपका कार्य होगा, यानी कि 1500 जूल आपका राइट आंसर होगा। तो 1500 जूल आपका सही उत्तर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 1500 जूल आपका। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है नाइक्रोम का, क्योंकि इसका गलनांक ऊंच होता है। नाइक्रोम का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, नाइक्रोम का गलनांक ऊंच होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देख लो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है, किसी का परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं। परिपथ में धारा को मापने के लिए एमीटर लगाते हैं। एमीटर क्या करता है, धारा मापता है, धारा मापी। ठीक है,
एमीटर लगाते हैं। और एमीटर हमेशा सुनो परिपथ में कैसे जुड़ा होता है, तो ये कहोगे श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में एमीटर जुड़ा होता है। लेकिन वही वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। किस में जुड़ा रहता है? समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ भाई। आगे कह रहा है जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापोगे भाई? सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो किसके द्वारा मापोगे? तो सेल का विद्युत वाहक बल जो मापते हो वो विभवांतर ही तो होता है विद्युत वाहक बल, तो वोल्ट मापी के द्वारा आप मापते हो। कहोगे वोल्ट मापी, वोल्ट मापी होता ही नहीं है कुछ भी, ये विभव मापी होता है। तो विभव मापी के द्वारा आप मापोगे। वोल्ट मापी में क्या होता है? वोल्ट को मापने वाला। ये विभव आप कहोगे विभव मापी होता है, नॉट वोल्ट मापी। क्लियर है? अब सुन लो। अब कह रहा कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, क्लियर है। कह रहा कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड लाल रंग का क्या होगा? लाल का, तो बीबी रोए, तो बीबी यहाँ पे रोए, तो आपका लाल रेड यह होता है। 0 से स्टार्ट हो 1 और 2, यहाँ पे 2 इसका कोड होगा, तो 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब सुनो, 2 हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से, कमरे के ताप यानी 25 डिग्री से आप इतना पे गर कर रहे हो कमरे के ताप में। ठीक है, कमरे के ताप से 40 केल्विन तक ठंडा कर रहे हो, 40 केल्विन तक ठंडा कर रहे हो, यानी कि कमरे के ताप से, कमरे के ताप से आपको क्या करना है? ठंडा करना है। तो कमरे के ताप होता है ज़्यादा, यानी कि फ़ारेनहाइट में। अब सुनो बात, तो ठंडा करोगे तो तापमान क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई? कम हो रहा है। तो देखो अर्धचालक यहाँ पे है, अर्धचालक, ठीक है, और यहाँ पे चालक है, चालक है। ठीक है, अर्धचालक में प्रॉपर्टी मेरे भाई ये होता है कि जैसे तापमान गिराओगे तो इसका प्रतिरोध का मान, तापमान गिराओगे तो प्रतिरोध का मान घटता है, और इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चालक में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तापमान के गिराने से, तापमान कम करने से चालक का प्रतिरोध, चालक का, सुनो, तापमान कम हो रहा है ना, तो ये उल्टा कर दिया मैंने, तापमान कम हो रहा है, तो तापमान कम होने से चालक का प्रतिरोध घटेगा, चालक का प्रतिरोध घटेगा, और अर्धचालक का प्रतिरोध भाई बढ़ेगा, अर्धचालक के प्रतिरोध बढ़ेगा। तब कह रहा है कि प्रतिरोध पे क्या? जर्मेनियम तार का घटेगा, यानी कि प्रतिरोध जर्मेनियम का तापमान कम कर रहा है, ठंडा किया जाता नहीं। तांबे के तार का घटेगा, जर्मेनियम तार का बढ़ेगा, यानी चालक का घटेगा। तांबा क्या है? चालक है, तो घटेगा। जर्मेनियम और चालक है तो इसका बढ़ेगा। तो यानी कि राइट आंसर आपका सी उत्तर होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, आप समझो। अब आगे जो क्वेश्चन अपने पास है 42 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका ऐसा ही मात्रक होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। एक कुल किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, यानी कि ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसको टिक कर लेना। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ये किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका ऐसा ही मात्रक है? कहोगे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का वाट होता है। 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े, इनके लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगा? अच्छा, प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हो, प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ रहे हो, ऐसे कर रहे हैं। 3 गो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके लिए क्या समान होगा? तीनों देखोगे इस पॉइंट पे है, ऐसे आप करके यहाँ पे ऐसे ऐड करते हो, इस प्रकार से ऐड करते हो, तो आपको यहाँ पे विभवांतर समान होगा। समानांतर क्रम में विभवांतर समान, समानांतर और विभवांतर का संबंध होता है, ये ध्यान रखना। समानांतर में विभवांतर समान होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा समानांतर में। और श्रेणी में कहोगे धारा समान होता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, धातु है तो चालक होगा, और चालक का ऐसा गुण होता है कि जैसे ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या होता है मेरे भाई? प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, ये बात आपको क्लियर है। कह रहा विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा भाई? विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? विद्युत चालकता, चालकता, तो विद्युत चालकता का मतलब क्या है? सुनो, विद्युत चालकता का मतलब है प्रतिरोध के, माने प्रतिरोध के उल्टा। चालकता का मतलब क्या होगा? सुनो, चालकता जो होगा ये इनवर्सली होता है प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता के इनवर्सली होता है। तो प्रतिरोधकता को रो कहते हो, तो चालकता को सिग्मा कहते हो, सिग्मा बटा 1 बटा में रो होगा।
और रो को आप जानते हो प्रतिरोधकता कहा जाता है, प्रतिरोधकता का होगा ऐसा ही मतलब ओम मीटर, और ये जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखो आगे करा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का होता है सर। कहोगे वेबर किसका होगा? चुंबकीय फ्लक्स का होगा। वेबर किसका होगा? चुंबकीय फ्लक्स का होगा। एम्पियर किसका होगा? धारा का होगा। एम्पियर किसका होगा? धारा का। हेनरी किसका होता है? आप इसको कमेंट में करके बताओगे हेनरी किसका होगा। आपका राइट आंसर आपको भाई ये वाला होगा, ओम होगा। हेनरी किसका होता है आप कमेंट में बता देना मेरे को, लास्ट में वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में बताओगे कि हेनरी किसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। अब देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। आप जानते हो क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है। ठीक है सर, और एन का मान आपको निकालना है तो एन बराबर क्या होगा? क्यू बट्टा में ई, और क्यू बराबर होता है आई इंटू के टी, और बट्टा में होगा ई। आई का मान कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, कितना प्रवाहित हो रही है तार में? प्रति सेकंड कर, तार से प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे होगा 1 सेकंड। और कह रहा है कि ये दिया है आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब है, तो आप देखो ऊपर में जाएगा तो 1/6 है, तो 10 में क्या करोगे? 16। ठीक है, गुना 10 के पावर यहाँ पे आएगा -6 गुना 10 के पावर +19, यहाँ पे आ जाएगा 100, अब बट्टा में 16, गुना देखो यहाँ पे एगो मैं इसको दे दिया तब 100 लिया हूँ, 19 को पावर है तो एगो जीरो दिया तो 18 को बचा है, तो 18 में 6 जाता है तो 12 बचेगा यहाँ। 16 छक्का कितना होगा? 96, तो 16 छक्का 96, 6 बच्चा कितना? 40, 16 दूनी 32, बचा कितना? 8, 16 5 80 गुना 10 के पावर 12, यानी कि 6.25 गुना 10 के पावर 12 राइट आंसर होगा। 6.25 गुना 10 के पावर 12, और 6.25 गुना 10 के पावर 12 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर यहाँ पे लिख सकते हैं 0.625, और लेफ्ट साइड में दशमलव शिफ्ट हुआ है तो पावर एगो बढ़ जाता है तो 10 के पावर 13 होगा, यानी कि 0.25 माने 0.625 गुना 10 के पावर 13, यानी कि राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया होगा। चलो आगे करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है अपने पास 48 नंबर, एम्पियर घंटा किसका एसआई मात्रक होता है? एम्पियर जो घंटा होगा वो किसका एसआई मात्रक होगा? एम्पियर घंटा। तो एम्पियर घंटा सुनो, एम्पियर सेकेंड एसआई मात्रक किसका होता है भाई? तो आप कहोगे 1 जूल बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। कैसे होता है भाई 1 जूल बराबर एम्पियर सेकेंड? 1 जूल एम्पियर सेकेंड, रुक जाओ, नहीं आवेश का होगा, तो क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, क्यू बराबर आई टी, इसको एम्पियर और इसको सेकेंड। यदि घंटा भी दे दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है? एम्पियर घंटा दिया है तो आवेश तो यहाँ पे है ना, तो आवेश आपका राइट आंसर होगा। आवेश का एसआई मात्रक होगा एम्पियर घंटा, तो आवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है करा कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक के धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा बताना है। तो अब देखो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर होता है I² RT। कहाँ सर होता है? I² RT होता है। आई धारा का मान दिया है क्या जिसका विभवांतर है? नहीं, विभवांतर दिया, तो इसको ऐसे कर लो I² RT, यहाँ पे R ऊपर भी ले लो नीचे भी R ले लो, तो आप यहाँ पे कर लो I² R², यहाँ पे T अब बट्टा में R। अब देखो V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? IR, तो आप यहाँ पे कहोगे V² बराबर क्या होगा? हो I² इंटू R² होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे V² बट्टा में R आई इंटू के आप T कर दोगे, तो अब देखो यहाँ पे क्या रखो? अब वैल्यू रख लो। तो कितना दिया है? 7 वोल्ट दिया है, तो स्क्वायर करोगे 49 आएगा। प्रतिरोध का मान 5 ओम है, और मिनट दिया है उसको सेकंड में बदलोगे तो 20 गुना आप यहाँ पे 60 कर लोगे, यहाँ पे भाग करोगे तो 12 से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 49 गुना 20 गुना 12, तो 12 दूनी होता है 24, 49 गुना 240,
तो आप इसको गुना करा लो और गुना कराने के बाद आप देख लो कितना कैलोरी आ रहा है। उत्पन्न ऊष्मा जूल में नहीं कैलोरी में ज्ञात करना है, जूल में नहीं बताना है, कैलोरी में बताना है। ठीक है, कैलोरी में बताना है तो 4.8 से आपको भाग करना होगा, तो ये चीज़ें आ गया। ठीक है, इतना जूल आ गया। अब ये जूल आएगा तो अब जूल को कैलोरी में बदल लो। तो आप ये जानते हो कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है, हो 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी में इतना जूल होता है, जूल होता है। तो एक जूल में कहोगे एक जूल में कितना कैलोरी होगा, तो 4.18। तो यहाँ पे जूल को जूल में निकालना है तो ये करना होगा। अब समझना ध्यान से, जो हमारे पास जो ऑप्शन आया है, आंसर जो दिया है, ये कितना होगा। जो आंसर जो दिया है आपको, ये कैलोरी में बदलोगे जूल से, तो आपको भाग देना होगा 4.8 से। तो आपके पास जो आंसर आया है जूल में, तो जूल में दिया है, तो आपको उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 49 में गुना 240, अब बाटा करा दोगे 4.18, तो ये कैलोरी में ऊर्जा निकलेगा। तो कैलोरी में जो मान आएगा आप कटा लो, ऊपर में डबल जीरो ले लोगे तो ये 400 आ जाएगा, 418, यानी कि लगभग 2800 के आसपास आएगा आंसर आपका, 2800 कैलोरी के आसपास आएगा। देख लेना इसको, ठीक है, आप इसको बना लेना, उसके बाद में आप देख लेना कहीं पे आंसर गलत वलत नहीं ना है, आप चेक कर लेना, इसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, आगे कर लो। 1 किलोवाट घंटा में कितना किलोवाट घंटा कितने जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ये बताया मैंने अभी, क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस प्रकार के आता भी आपके एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ये बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा, इसको बदलने भी आपको आना चाहिए। इसी पे हम अपने घर के बिजली का यूनिट कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी आपको सही करना है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होता है, वो विद्युत परिपथ की शक्ति कैसे निकालते हैं, तो देखो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होता है P इक्वल टू होता है वी आई, P इक्वल टू वी आई होता है, V इक्वल टू आई आर करते हैं तो आई स्क्वायर इंटू के आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ें करता हूँ कि यदि हम V को R में कन्वर्ट कर दो, V को R में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करो ना, V इक्वल टू आई आर कर दिया, I को चेंज कर दो, तो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे ऐसे V को ऐसे रहने दो, I को कन्वर्ट कर दोगे तो V इक्वल टू आई आर होता है आई आर, तो V बटा में R कर लोगे, तो यहाँ पे V बटा में R करोगे तो I को कन्वर्ट कर दिया, मैंने I को कन्वर्ट कर दिया, तो V स्क्वायर बटा में R आएगा, 3 गो आएगा, यहाँ पे आएगा एक वाला बात, यहाँ पे V स्क्वायर बटा में R आएगा, आई स्क्वायर R आएगा और VI आएगा। तो अब फार्मूला में देख लो, V स्क्वायर बटा में R दिया है, V स्क्वायर बटा में R दिया, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, करा किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना है। देखो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। आप यहाँ पे 12 स्टार लगा सकते हो कि ये 12 क्लास के सबसे खतरनाक क्वेश्चन है और इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको रिपीट करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब किसी चालक को तार को ना आप खींचते हो तो लंबाई दुगना होगा तो उसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, लंबाई दुगना होगा तो क्षेत्रफल आधा होगा। क्यों, क्योंकि आयतन जो होता है, तार के जो आयतन होता है ये नियत रहेगा। तार के आयतन जो होगा मेरे भाई, तार का आयतन क्या रहेगा, तार का जो आयतन रहेगा ये नियत रहेगा, यानी कि ये समान रहेगा, बराबर रहेगा। और आयतन बराबर भी बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू के लंबाई। यानी कि जब आप भैया क्षेत्रफल लंबाई को दुगना करोगे, लंबाई को दुगना करोगे तो क्षेत्रफल के आधा करना होगा, तभी तो आयतन क्या आएगा, तभी आपको आयतन नियत रहेगा। इसको ऐसे कर दिया, लंबाई को दुगना करोगे तो क्षेत्रफल आधा करना पड़ेगा, तभी आपके पास में ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब समझना, तो ये कह रहा है आधा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करता है कि क्षेत्रफल को आधा कर दिए, तब हमारे पास कहता है कि प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा हो, तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा। तो अब देखो ध्यान से, प्रतिरोध वाला फार्मूला आप लगा लोगे, प्रतिरोध वाला फार्मूला लगाओगे। ये बात अभी तक क्लियर हो गया, बताओ सबको, अभी तक क्लियर हो गया ना। तो जो नयका वाला एरिया आएगा, तार की लंबाई पहले जो था वो रहेगा, और जो नयका वाला एरिया आएगा वो कैसे बदलोगे, नयका वाला एरिया को पुराना वाला एरिया के आधा करोगे तो नयका एरिया आ जाएगा, क्योंकि लंबाई नयका वाला डबल हुआ है। तो अब हमारे पास देखो जो हमारा प्रतिरोध आ रहा है, प्रतिरोध जो आ रहा है, तो यहाँ पे हम बना देता हूँ, जो प्रतिरोध R बराबर होता है रो
एल अब बट्टा में ए होता है। क्लियर है? अब हमारे आर डैश जब हम नयका निकालेंगे, आर डैश हम नया वाला निकालेंगे, तो इसमें क्या कर रहा है, रो ऐसे ही एज इट इज रहेगा, लंबाई जो है वो दुगना हो गया है, और जो एरिया है ये आधा हो रहा है, एरिया है जो आधा हो रहा है। तब यहाँ पे ऊपर 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और रो एल बट्टा में ए आएगा। ये वाला चीज़ें क्या है, आप कहोगे पुराना वाला प्रतिरोध है सर, तो नयका वाला जो प्रतिरोध आर डैश है पुरानका वाला की कितना गुना है, कहोगे 4 गुना है, तो 4 गुना आपका सही उत्तर होगा। ये बात सभी को समझ आ गया होगा। आई होप कि ये सब बच्चे समझ गए होंगे कि ये कैसा है आपका, ये 4 गुना प्रतिरोध आता है। ये बात आपको बहुत बेहतर ढंग से सीखना होगा। जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, जब ताप में वृद्धि होगा तो चालक का प्रतिरोध जो होता है मेरे भाई, ताप में वृद्धि करने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालक का घटेगा। ठीक है, अर्धचालक के क्या होगा, घटेगा, चालक के क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो आगे कहते हैं विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किसने बताता है, किरचॉफ के नियम बताता है। किरचॉफ के नियम ऐसा कहता है कि किसी भी परिपथ में किसी बिंदु पर जो धारा आने वाली धारा होती है वो जाने वाली धारा के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। तो एक बिंदु पर कुल धारा का योग क्या होगा, वो शून्य के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है ये बताना है। यानी कि चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो अनुगमन वेग करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना वो हमेशा अपसरित होता है। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है हमेशा अपसरित वेग होता है। ये बात आपको क्लियर होगा, अपसरित वेग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, करा कि निम्नलिखित में कौन सही है, क्या सही है भाई। अब देखो एक साइड में वाट दिया है तो शक्ति P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। P बराबर वी आई है। अच्छा यहाँ पे सेकेंड दिया, एम्पियर कहीं भी नहीं दिया है, तो P बराबर वी आई होगा। ठीक है। अच्छा P बराबर W/T भी कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है, हो W/T कह सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे P को वाट में मापो, शक्ति को वाट में मापते हो, आकार को जूल में मापोगे तो जूल प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। जूल प्रति क्या होगा, सेकेंड होगा। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होगा। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होगा। ये सही उत्तर आपका होगा। क्या बताओ, सही उत्तर होगा, कहो हाँ सर होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे में जो क्वेश्चन अपने पास है, करा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहोगे वो अपना चांदी है, सबसे अच्छा चांदी है। चांदी को आप क्या कहते हो, एजी सबसे बढ़िया चालक है। फिर कॉपर, उसके बाद में आप यहाँ पे कहोगे अल्मुनिया होगा सर, और फिर उसके बाद में आप दूसरा फेरस वगैरह कह सकते हो। तो चालक सबसे बढ़िया अपने पास क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रतिरोधकता का ताप, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्र, माने प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक क्या होगा, वो केल्विन इनवर्स होता है या थीटा इनवर्स होता है। क्योंकि प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है वो उसको अल्फा द्वारा ये करेंगे तो आप कहोगे कि डेल्टा रो होता है, और बटा में टी इंटू के डेल्टा रो होगा। इस प्रकार से होगा, टी इंटू के माने क्या होगा, रो इंटू डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा डेल्टा रो, बटा में क्या होगा रो इंटू के डेल्टा टी। अब सुनो यहाँ पे रो दोनों के ऐसा ही मात्रक समान आएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर है तो केल्विन होगा, ऊपर जाएगा तो केल्विन इन्वर्स, या इसी को थीटा इन्वर्स भी कहते हो। यानी कि केल्विन इन्वर्स या थीटा इन्वर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गया। ठीक है। आगे बढ़, कार्बन प्रतिरोध का जो मान होता है वो चिन्हित किया जाता है, कलर कोड के द्वारा उसको चिन्हित किया जाता है। कलर कोड के द्वारा उसका मान हम बताते हैं, जिसको बर्न कोड भी कहते हैं। ठीक है। आगे देख लो, आगे जो अपने पास क्वेश्चन है, कह तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो क्या है, ताप बढ़ाएंगे यदि प्रतिरोध घटे, ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो क्या होता है, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है तो वो अर्धचालक है। वो क्या है, अर्धचालक होगा। अर्धचालक ताप बढ़ाने पे वो क्या होता है, बढ़ता है, अर्धचालक होगा। ठीक है। आगे देख लो, आगे कह रहा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहोगे, चालकत्व कहोगे। यानी कि जो चालकत्व बराबर होता है भाई, ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध के। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहेंगे। प्रतिरोध को जो मापेंगे हम, क्या मापेंगे, प्रतिरोध को मापेंगे ओम में, तो ओम ऊपर जाएगा
तो क्या लेके जाएगा, ओम इनवर्स लेके जाएगा। इसी को महो कहते हो, इसी को सीमेन भी कहते हो, इसी को सीमेन कहते हो। तो यहाँ पे प्रतिरोध चालकत्व के व्युत्क्रम के बराबर होगा। क्लियर है। 1 ओम किसके बराबर होगा, तो देखो V इक्वल टू होता है आई आर ओम के नियम से। तो R इक्वल टू क्या होगा भाई, V बटा में I। ऊपर में वोल्ट विभव है तो वोल्ट मापोगे, वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम किसके बराबर होगा, इसको ओम में मापोगे तो ओम वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। 63 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। करा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या हो सकता है। कोई भी चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाह क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें चलता है। कहोगे सर उसमें इलेक्ट्रॉन बहता है, तो इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसमें क्या होगा, वो होगा। लेकिन ऑप्शन में आपके पास वो चीजें नहीं दिया। करेक्ट, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होगा, प्रतिरोध में अंतर बिल्कुल नहीं होगा, तापक्रम में अंतर बिल्कुल नहीं होगा, विभव में अंतर जब भी होगा, विभव में अंतर तभी आपको क्या होगा, यहाँ पे धारा प्रवाह होने लगेगा। विभव में अंतर नहीं रहेगा तो धारा प्रवाह नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है। करा कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे अवशोषित विद्युत ऊर्जा ध्यान रखना। करा कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा किसके समानुपाती होता है। अब विद्युत ऊर्जा ले लो, H बराबर I² RT कहते हो। हम यहाँ पे क्या रहा है, विभवांतर से संबंध बताना है। तो इसमें तो विभवांतर है नहीं, लेकिन हम विभवांतर लेके आएंगे। विभवांतर कैसे लेके आएंगे, यदि हम इस समीकरण में कहोगे सर R बटा में R से हम गुना करा देते हैं, तो आप कहोगे सर ये I² R² T अब बटा में R आ जाएगा। अब समझना, यहाँ पे यदि V इक्वल टू IR कह दो तो V² बराबर क्या होगा हो, I² और R² आएगा। तब यहाँ पे क्या कहोगे, V² इंटू के T अब बटा में क्या होगा R। यानी कि जो ऊष्मा ऊर्जा होगा, जो विद्युत ऊर्जा होगा, हीट एनर्जी जो होगा, ये किसके समानुपाती हो गया, इसको कुछ ही बोल सकते हो। तो ये समानुपाती हो रहा है V² के, यानी कि विभव के वर्ग के समानुपाती होगा। यानी कि राइट आंसर आपका C होगा। क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ लेते हैं। वर्ग के समानुपाती होगा। कर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। देखो बात कहते हैं कि जो आदमी है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, जब इसका शरीर ड्राई रहेगा, यानी ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, तो प्रतिरोध R जो प्रतिरोध होगा, सूखा शरीर में प्रतिरोध जो होगा, या इसमें होगा 50,000 ओम होगा। तो राइट आंसर आपका ये होगा। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आप कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। यदि बात यहीं पे भाई मैं कहता हूँ कि इसका वेट रहता है, बॉडी वेट रहता है, यानी कि इसमें पसीना आया हुआ होता है या पानी से भींगा हुआ होता है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो 50,000 से लेकर 1 लाख तक रह सकता है, 100,000 तक होगा, 1 लाख तक रह सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये बातें हमारा डिपेंड करेगा कि कैसा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। ठीक है। अब बात देखो, यहाँ भी जो क्वेश्चन है, ये आपसे आपको हम बता देते हैं। जो क्वेश्चन था वो प्रैक्टिस किया गया था। हाँ, ये प्रतिरोध आपको किया गया था, ध्यान सुनो। अब क्वेश्चन हमारे पास है, अभी देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया। अब 66 पे हम लोग हैं। कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। H बराबर क्या होता है, I² RT होता है। कहो हाँ सर, प्रतिरोध को आधा करना है, तो प्रतिरोध को आधा करने पर उसमें ऊर्जा कितना होगा। तो यहाँ पे I² कर दो। कर स्थिर विभवांतर पे, विभवांतर नियत रहना है, विभवांतर को नियत रखना है, तो प्रतिरोध को आधा करना है विभवांतर को नियत रख के। तो कैसे होगा ये बातें अब ध्यान से सुनना। प्रतिरोध को क्या करना है, नियत रखना है, उसमें ऊर्जा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, I² RT होगा। प्रतिरोध को दुगना रखो, भी नहीं बदलना चाहिए, कांस्टेंट है। तो I² RT यहाँ पे क्या करोगे, प्रतिरोध को आधा कर दो। प्रतिरोध को विद्युत प्रतिरोध आधा करना है, प्रतिरोध को क्या करना है, आधा करना है। तो जब प्रतिरोध को आधा करोगे तो जो नयका वाला ऊर्जा कितना आएगा ये बताना है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। ऊष्मा जो होगा वो कितना होगा,
ये वाला फार्मूला को ना आप बदल दो, विभवांतर के टर्म में आप ला दो, इस प्रकार से लाओ, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या करोगे, आई स्क्वायर आर टी ना, तो यहाँ पे करोगे भी स्क्वायर, अब बट्टा में आर इंटू के टी आ जाएगा। अब समझना, तो ये वाला फार्मूला हमारा एच बराबर फार्मूला इतना आएगा। कह रहा ना कि ये नियत रखना है, भी को नियत रखना, फार्मूला में भी आना चाहिए। नयका वाला एच कह रहे हैं कब आना चाहिए, भी स्क्वायर को नियत रहने दो, टी को नियत छोड़ दो, लेकिन आर को आधा कर दो। आर को आधा करोगे तो ये इधर क्या है, आर आधा है तो ऊपर में गुना हो जाएगा, एच डैश जो होगा ऊपर चला गया 2, अब भी स्क्वायर टी, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, आर आएगा। ये किसका है हो, आप कहोगे सर एच डैश जो आता है उष्मा ऊर्जा, ये पुरानका वाला के दुगना हो रहा है। पुरानका वाला कितना हो रहा है, यहाँ पे दुगना होगा, सही आपका राइट आंसर दुगना है, ठीक है। अब समझ लो ये 66 हो गया। आगे 77, विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया एक क्वेश्चन था, विद्युत धारा प्रवाह करना है, तो चालक में जो धारा प्रवाह कराता है वो इलेक्ट्रॉन का कराता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। अर्धचालक में क्या होता है मैंने बताया, होल भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। अच्छा, यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हो, अपघट्य जो होता है विद्युत अपघट्य, इसमें क्या होता है, धन एवं ऋण आयन होता है, धन एवं ऋण आयन होता है, धन एवं ऋण आयन होगा। तो ऋण आयन यहाँ पे धनायन और ऋण आयन दोनों होगा। क्लियर है। अब देख लो, करा के चित्र में आपको चित्र नहीं दिख रहा होगा, करा के चित्र में दिए गए परिपथ में एमीटर का पठांक 2 एम्पियर है, तो आर का मान ज्ञात करना है। देखो ये मैंने फिगर पहले बना देता हूँ, फिगर आपको दिखाई दे रहा है क्या, फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो देखो फिगर कैसा दिया है, ऊपर में 2 ओम है, 2 गो प्रतिरोध है, ठीक है, ऊपर में 2 प्रतिरोध है भाई। यहाँ पे क्या करना है, एक एमीटर लगा हुआ है और फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। तो ध्यान से सुनो ना, यहाँ पे जो एमीटर बैटरी जो दिया है ये 6 वोल्ट का दिया है, एमीटर 2 एम्पियर का दिया है, ये प्रतिरोध यहाँ पे है, ये ओम दिया है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो इस परिपथ में यदि भी दिया है तो आर बराबर क्या होगा, भी बटा में आई, भी बटा में आई, तो आपको भी 6 वोल्ट दिया है, आई 2 एम्पियर, तो आप कहोगे 3 ओम आ गया। अब प्रतिरोध यहाँ पे कहोगे आर का जो समतुल्य प्रतिरोध आता है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध 3 है। अब यहाँ पे जब जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस के R2, ये 3 ओम दिया है, R1 2 ओम है, ये प्लस R2 निकालना है। दूसरा निकालोगे तो 3 ओम माइनस के 2 ओम बराबर कितना आएगा, 1 ओम राइट आंसर होगा। तो 1 ओम आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है, सही उत्तर होगा 1 ओम। आगे कर लो, करा कि 60 वोल्ट 40 वोल्ट के बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, करा कि 60 वाट और 40 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। 60 वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित देगा, 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित देगा, दोनों एक तरफ प्रकाशित होंगे, सिर्फ 60 वाट बल्ब प्रकाशित ज़्यादा होगा, ये बताना है। तो आपको कह रहा है कि ये कैसे होगा, आप बताओ कि 60 वाट वाला जो 60 वाट 40 वाट के बल्ब है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कौन ज़्यादा माने अंजोर करेगा, कहने का मतलब है कि ज़्यादा कौन लाइट करेगा, आपको क्या होगा, प्रकाशित ज़्यादा कौन होगा। तो जो शक्ति का मान होता है, शक्ति का दोनों का हम मान निकाल लेंगे, 60 वाट पे भी निकाल लेंगे और उस पे भी निकाल लेंगे, प्रतिरोध का मान हम निकाल लेंगे, भी का मान आप एगो मेजर में भी का मान रख लो। ज़्यादातर हम घर में 220 वोल्ट यूज करते हैं, तो 220 वोल्ट पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें 220 वोल्ट दोनों पे हम रखेंगे तो देखेंगे कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा वो कम प्रतिरोध प्रकाश देगा और प्रतिरोध जिसका कम होगा वो ज़्यादा प्रकाश देगा। बात समझ आ गया। तो प्रकाश कौन देगा, ज़्यादा सा, जिसमें प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, ये राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पे 40 वाट वाला ज़्यादा प्रकाशित होगा, 40 वाट वाला, ठीक है।
ये कैसे? आप माने किसी को ना नियत मान लो, विभवांतर को भी को आप नियत मान लो, 240 वोल्ट मान लो या 220 वोल्ट मान लो, और भी को नियत मान के आप प्रतिरोध निकाल लो। ठीक है, 40 वाट वाला बल्ब के प्रतिरोध निकाल लो, और 40 वाट वाला बल्ब के प्रतिरोध निकाल लो, और 60 वाट वाला बल्ब के प्रतिरोध निकाल लो। तो 60 वाट वाला कम आएगा, 40 वाट वाला ज़्यादा, क्योंकि भाग करना है ना, तो समानुपाती होता है। अब देखो, इसको मैं ऐसे बता दिया कि जैसे हमारे पास, आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है भैया? वी आई होता है। क्लियर है? P इक्वल टू क्या होता है? वी आई। अच्छा, यहाँ पे P इक्वल टू एक और फार्मूला होता है, वी स्क्वायर बटा में R होता है। तो अब आपको वोल्टेज नहीं दिया, वोल्टेज वाला बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे R बराबर निकालोगे तो आप कहोगे वी स्क्वायर बटा में P होगा। क्लियर है क्या? वी स्क्वायर बटा में P होगा। यानी कि जो हमारे पास प्रतिरोध हो रहा है, ध्यान सुनो, जो प्रतिरोध हो रहा है ये व्युत्क्रमानुपाती है पावर के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है पावर के। जब क्या कांस्टेंट रहता है? जब भी कांस्टेंट रहता है, यानी कि भी को नियत मान लेते हैं। विभवांतर तो आपके घर में मान लीजिए 2 बल्ब जला रहे हो, एक 60 वाट के जला रहे हो, दूसरा 40 वाट के जला रहे हो। क्लियर है? 60 वाट के भी उतना ही विभवांतर मिल रहा है जितना 40 वाट के बल्ब को मिल रहा है, यानी कि दोनों नियत है। और जब दोनों नियत है तो प्रतिरोध डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध कितना है। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो कम प्रकाशित होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो ज़्यादा प्रकाशित होगा। अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान देखो, जो प्रतिरोध होता है वो पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पावर जिसका ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम होगा। पावर किसका ज़्यादा? आप देखो, आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पावर जिसका कम उसका प्रतिरोध, पावर ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम। अब प्रतिरोध कम तो धारा बढ़िया बहेगा, प्रतिरोध कम वाला ज़्यादा प्रकाशित होगा। आप इसको ना इस प्रकार से कर लो, ये व्युत्क्रमानुपाती वाला फार्मूला हटा लो। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती वाला फार्मूला, आपको आर का मान कम चाहिए होगा, तो 40 वाट वाला आर का मान कम चाहिए होगा, तो यहाँ पे 60 से भाग करते हो तो देख लो, प्रतिरोध देख लो, निकाल लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नियत आप विभव मान लो 220 मान लो, अब बटा में 60, ये 0 0 कट जाएगा, तो आप यहाँ पे कह लोगे कितना आ जाएगा हो, 220 गुना 220। तो आप यहाँ पे कर लो, कितना आ जाएगा, 22 में गुना करा लो, 44, 484, तो 484 यहाँ पे होगा एगो 0। ठीक है, अब बट्टा में 6 से कटाओ, 8 6 48, 40 बचा है, तो 8 6 48, 0, यहाँ पे 40 हुआ, 6 आगे 36, 806, 806 और दशमलव 40 है, तो फिर 6, तो 8.66, ये इतना ओम के प्रतिरोध आएगा। यानी कि ये वाला जो है हमारे पास, ये आर 60 वाला बल्ब में प्रतिरोध है इतना ओम। ठीक है, अब 40 वाला में कर लेते हैं, तो आर बराबर आप फिर वैसे ही करोगे 220 गुना 220, अब बटा में क्या कर लो भाई 40, तो 40 से ये कटाओगे, ये हो गया, 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में, 2 से फिर ये कट जाएगा 11 बार में, यानी 121, एगो 0, 100 माने 1210 ये प्रतिरोध आ रहा है। अब देखो, प्रतिरोध जिसका ज़्यादा आ रहा है, प्रतिरोध जिसका ज़्यादा आ रहा है 1200, प्रतिरोध रोकने के काम करेगा, धारा बहने नहीं देगा, प्रतिरोध जिसका ज़्यादा आ रहा है। अब सुनो, अब बात यहाँ पे आ गया कि प्रतिरोध आपको ज़्यादा तो आ गया, तो यहाँ पे नोट एक बात ध्यान रखोगे, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा तो ऊर्जा खर्च होगा ज़्यादा, ऊर्जा जो होगा खर्च होगा ज़्यादा, ऊर्जा खर्च ज़्यादा होगा तो प्रकाशित होगा ज़्यादा, यानी ऊर्जा खर्च ज़्यादा होगा तो प्रकाशित होगा ज़्यादा। यानी कि जिससे बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रकाशित होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, उसमें ऊर्जा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इस बात को आप पुष्टि करते हो तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगा। क्लियर है?
ओम के नियम किस पर लागू नहीं होता है? करेक्ट, ओम के नियम जो है भाई किस पे लागू नहीं होता है, यानी कि आपको ओम के नियम लगाना है, उसके लिए क्या जरूरी है? कर ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है? अचालकों के लिए नहीं लागू, और चालकों लिए नहीं, आर्क लैंप के लिए नहीं, यानी कि पूर्व सभी के लिए नहीं लागू होता है। ओम के नियम किसी पर भी लागू नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना होगा। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यवहार करता है? परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का जो कह रहा है कि किस प्रकार को व्यवहार करता है, ये बात आपको जाननी है। तो परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यवहार करता है? तो ये क्या करता है, आपको पूर्ण रूप से कुचालक बन जाता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, कुचालक बन जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है कि अभी जो क्वेश्चन है हमारे करंट चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब सुनो, यहाँ पे 2 ओम दिया है, ये 2 ओम दिया, 2 ओम यहाँ पे है। तो अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों समानांतर क्रम में है। तो यहाँ पे जब प्रतिरोध निकालोगे तो दोनों समानांतर क्रम में है, तो जोड़ लो, कहोगे 1/R बराबर होगा 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 1 + 1 यानी कि ये 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आएगा। यहाँ पे 1 ओम आ गया और 2 ओम यहाँ पे, 1 ओम यहाँ पे, तो 2 + 1 कर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में रहेगा तो R1 + R2 होता है। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हो तो 2 ओम यहाँ, 1 ओम यहाँ पे, ये दोनों के मिला के 1 ओम आया तो 3 ओम आ गया। तो 3 ओम इसका राइट आंसर होगा, 3 ओम इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, करा कौन सी सही है इसमें बताना है। धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि, ये सही है। धारा सदिश और धारा घनत्व, ये माने कि आपका ये वाला सही है, आपका उत्तर पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला उत्तर आपका सही है। तो इस प्रकार आपने जो देखा, जो विद्युत धारा के बारे में आपको बताया गया, आपने जो देखा यहाँ पे जो धारा हमारा बह रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इससे संबंधित जितना भी आपने क्वेश्चन अभी तक देखा है, ये सब आपको बन गया होगा, सब आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए रखेंगे इतना ही, 72 क्वेश्चन आप खूब आराम से कीजिए। 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका हो गया है और बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाइएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि वो कौन से क्वेश्चन आपको तकलीफ दे रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।